हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एम आईएएस बाय ईशु शर्मा पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी की। और जो हमारा टॉपिक है वो आप सब देख ही रहे होंगे, वो क्या रहेगा हमारा वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्लास में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि लावा या मैग्मा यानी लावा क्या है, मैग्मा क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो हाँ, इनमें डिफरेंस है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे, वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि वोल्केनिज्म क्या है, वोल्केनिज्म क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कासेस ऑफ वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के कारण क्या है, यानी ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है या क्यों उत्पन्न होता है या विस्फोट कैसे होते हैं। फिर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लावा यानी लावा कितने टाइप का होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और किस किस आधार पर जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि वोल्केनो क्या है, वोल्केनो क्या है। तो इधर देखो, यहाँ देखते हैं वोल्केनो। मैं वैसे बता देती हूँ आप सभी को पहले कि वोल्केनो क्या है। तो वोल्केनो पृथ्वी की क्रस्ट पर पड़ने वाली एक ऐसी दरार है जिसके माध्यम से लिक्विड गैस तथा सॉलिड मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्केनोस। देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि पृथ्वी की क्रस्ट में पड़ने वाली दरार, पृथ्वी की क्रस्ट में पड़ने वाली दरार जिसके माध्यम से गैस, लिक्विड तथा सॉलिड पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। तो वो पदार्थ गैस में क्या क्या आएगा, लिक्विड में क्या आएगा, सॉलिड में क्या आएगा, वो हम देखते हैं। देखो ये क्या है, ये पृथ्वी की क्रस्ट है, ठीक है। ये पृथ्वी की क्रस्ट है जिस पर सारी दुनिया बसी हुई है। ये पेड़ पौधे हो गए, यहाँ हो गया, मान लो ये घर हो गई, ठीक है। यहाँ घर हो गए, यहाँ पे कुछ नदियां बह रही हैं और यहाँ पे जो है पहाड़ है, यहाँ कुछ बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं, ठीक है, जो भी है। तो मतलब यहाँ दुनिया बसी हुई है, ये वो क्रस्ट है, ठीक है। ये इसकी आंतरिक सतह है, इसको हम बोलेंगे एस्थीनोफियर, एस्थीनोफियर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, ये क्या है, ये है मैग्मा चैम्बर। क्या है ये, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्मा चैम्बर है। तो आप देखिए, ये मैग्मा चैम्बर है, ये यहाँ से मैग्मा निकला, ठीक है। ये यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ जाकर ऐसे ऐसे फैल गया, ऐसे ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया क्रस्ट पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से निकला और सीधा बाहर ही जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ चट्टाने होती है, ठीक है। ये क्या चट्टाने हैं, पृथ्वी की आंतरिक सतह में भी तो चट्टाने होती है ना। उन्हीं के पिघलने से तो क्या बनता है, उन्हीं से तो मैग्मा बनता है। ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये चट्टाने हैं। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार बाहर की तरफ निकले। जो चट्टान वाला हमने टॉपिक पढ़ा था ना, रॉक्स वाला, उसमें हमने देखा था कि इंक्लूसिव रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे होता है। कई बार मैग्मा वो बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही रह जाता है। अंदर कहाँ रह जाता है, चट्टानों में फंस जाता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कहीं भी यही जम जाता है। यहाँ से निकला, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब 100-200 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, लेकिन बाहर नहीं निकला, क्रस्ट पर नहीं आया, वो अंदर ही जम गया, ठीक है। क्या, अंदर ही जम गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये रहेगा क्या, मैग्मा। यानी कि अगर मैग्मा बाहर नहीं निकलता है, ये ऐसा पदार्थ जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो ये क्या है, जब तक ये क्या है, ये मैग्मा है। लेकिन तब ये बाहर की तरफ यानी क्रस्ट पर फैल जाता है, तो इस फैले हुए पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम लावा कहते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ देखो ये लिख रखा है कि लावा और सॉरी, लावा और मैग्मा, यानी लावा क्या है और मैग्मा क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब तक ये यहाँ है यानी कि क्रस्ट के अंदर है, बाहर नहीं निकला है, तब तक ये क्या है, ये मैग्मा है। लेकिन तब ये क्रस्ट पर आ जाता है और यहाँ पर फैल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये लावा बन जाता है। यानी कि फैले हुए मैग्मा को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब मैं आपको समझा रही थी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड पदार्थ क्या होते हैं। देखो ये क्या था, यहाँ नहीं, यहाँ, चलिए यही समझा देती। ये था, ये मैग्मा था, ठीक है, मैग्मा था। और यहाँ अगर मैग्मा निकलता तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप जान लो कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनसे गैस निकलती है। कौन सी गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, ठीक है।
मान लो ये गैस के बादल हो गए, ठीक है, ये गैस के बादल हो गए। और क्या निकलता है, ऐश निकलती है, यानी कि राख निकलती है, राख निकलती है। ये छोटे छोटे कण हो गए राख के, ब्लैक पेन से बना लेती हूँ मैं। तो मान लो ये था मैग्मा, ये यहाँ निकला, तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा, ऐश यानी कि राख, यानी कि ब्लैक, ब्लैक मटेरियल भी तो निकलता है ना। तो ये क्या है, ये बादल बनाए हैं मैंने, ठीक है, किसके, गैस के बादल, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐश है, ऐश निकलती है, ये किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, सॉलिड, सॉलिड मटेरियल में आ जाएगा। मैंने कहा ना 3 टाइप के मटेरियल निकलते हैं वोल्केनो से, एक तो गैस होता है, एक लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। तो गैस में कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी, मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा वोल्केनोज के अंदर जो गैस मिलती है वो होती है कौन सी, वाटर वेपोर। कौन सी गैस होती है, वो होती है वाटर वेपोर, यानी कि जल वाष्प। सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जल वाष्प। फिर हीलियम भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हीलियम निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो ये सब गैसें निकलती है, और भी ज्यादा गैसें निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, बहुत ज्यादा गैसें निकलती हैं। तो गैस में ये सब आ जाएगा। फिर अब अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड की बात ये रहा, लावा। लावा किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, किसमें, लिक्विड में। किसमें आ जाएगा, ये लिक्विड में। लिक्विड में क्या आ जाएगा, हमारा लावा। फिर मैंने कहा कि सॉलिड, सॉलिड पदार्थ कौन से होते हैं, तो सॉलिड पदार्थ अभी मैंने बताया आपको कौन से होते हैं, ऐश, ऐश। इसके अलावा क्या हो सकता है, लापीली। लापीली क्या होता है, देखो, मान लो मैग्मा था, मैग्मा बाहर की तरफ आया, लावा फैल गया, लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा लिक्विड था इसलिए फैल गया। लेकिन बाहर आते ही कुछ छोटे छोटे, मान लो ज्वालामुखी फटता है तो छोटी छोटी ऐसे मैग्मा की बूंदें भी तो निकलती है ना, जैसे रेड 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 रेड, मतलब मेटेरियल होता है जो लिक्विड पदार्थ होता है, उससे क्या होती है, उसकी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जिनका साइज 2 सेंटीमीटर से कम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, लापिलीज। फिर एक मटेरियल होता है टेफ्रा। टेफ्रा क्या होता है, जो इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ये है टेफ्रा, जिसका साइज कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जिनका साइज 6 सेंटीमीटर होगा उसको हम कहेंगे टेफ्रा, और जिसका साइज 2 सेंटीमीटर तक होगा उसको हम कहेंगे लापिलीज। तो लिक्विड में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे, सॉरी सॉलिड में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएगा हमारा लापिली, फिर क्या आ जाएगा, टेफ्रा, फिर क्या आ जाएगा, ऐश। तो मान लो ये क्या है, ये ऐश है, क्या है ये, ऐश यानी कि राख। इसके बाद और सॉलिड पदार्थ में क्या होंगे, फ्री होंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, लापीली। क्या होगा ये, लापीली। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये टेफ्रा, टेफ्रा, ठीक है। तो ये वो पदार्थ थे जो वोल्केनो से निकलते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड अवस्था में। कौन कौन सी चीज निकलती है अभी आपने देख लिया होगा, गैस में आ जाएंगे हमारे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन हो गई, या फिर वाटर वेपोर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में सिर्फ लावा होगा। उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड में, सॉलिड पदार्थ में क्या क्या होंगे, सॉलिड में आ जाएगी हमारी ऐश यानी कि राख, और क्या आ जाएगा, लापिली, जो राख से, राख के तो छोटे छोटे कण होते हैं, उससे थोड़े से बड़े कण होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लापिली। उसके बाद हमारा होगा टेफ्रा। टेफ्रा क्या होगा, जिसका साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, यानी जिन कणों का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, 6 सेंटीमीटर तक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टेफ्रा कहेंगे। तो ये हमारी चीजें थी। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में पड़ने वाली दरार जिसके माध्यम से गैस, लिक्विड तथा सॉलिड पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वोल्केनो कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि लावा और मैग्मा, लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है उसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे, और जो बाहर की तरफ क्लस्टर फैल जाता है उसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। फिर हम जानते हैं कि वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म क्या है, वोल्केनिज्म क्या है, तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, दोबारा से बना देती हूँ। ये क्या है, ये है मैग्मा चैम्बर। क्या है ये, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, और ये है पृथ्वी की क्रस्ट, ठीक है, ये है क्रस्ट। यहाँ क्या है, यहाँ है चट्टाने, आंतरिक चट्टाने जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंक्लूजिव रॉक्स, इंक्लूजिव रॉक्स, ठीक है। तो ये वो है इंक्लूजिव रॉक्स, और ये हमारा जो ये सारा पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, एस्थेनोफियर, इसको क्या कहेंगे, एस्थेनोफियर, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा यहाँ से निकला और यहाँ गया ऊपर, यहाँ से निकला यहाँ गया ऊपर, ऊपर, ठीक है, ये गया ऊपर, और यहाँ भी फैल गया, यहाँ भी फैल गया। तो देखो ये मैग्मा था, यहाँ ये मैग्मा था, ये मैंने आपको बताया कि ये लावा है, ठीक है, ये लावा है।
अब ये मैग्मा था और ये लावा, बीच में क्या हुआ कि यहाँ से आते ही ये लावा बन गया और यहाँ तक ही मैग्मा था। तो मैं आपको बताती हूँ, ये चट्टाने, कई बार लावा क्या होता है, कई बार मैग्मा क्या होता है कि यहाँ ना जाकर, ऊपर ना जाकर यहाँ फंस जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी शेप्स बना लेता है ऐसे, कोई यहाँ शेप बना लेता है, कोई इस टाइप की शेप बना देता है, या फिर कहीं ऐसे फंस जाता है, या फिर चट्टान का रूप अंदर ही धारण कर लेता है, ऐसे ऐसे दीवार के टाइप में जो है शेप बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि अंदर जो चट्टाने होंगी उनमें जो दरारें होंगी उनमें भी तो फंसेगा ना, सीधा ऐसा तो है नहीं क्योंकि पाइप लगा हुआ है यहाँ से निकला सीधा ऊपर चला गया, नहीं, बीच में भी तो चट्टाने हैं। पृथ्वी के आंतरिक सतह में भी तो चट्टाने हैं जिनको हम इंक्लूसिव रॉक्स कहते हैं, तो उनमें भी तो लावा फंस सकता है ना। तो ये लावा है जो यहाँ प्रोसेस हो रही है ना, इसके निकलने से पहले बाहर यानी क्रस्ट पर जाने से पहले मैग्मा और लावा बनने तक, मैग्मा से लावा बनने तक जो प्रोसेस हुई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वोल्केनिज्म। क्या कहेंगे? वोल्केनिज्म। क्या कहेंगे उसको? वोल्केनिज्म। फिर से बता देती हूँ कि मैग्मा जो निकला था, मैग्मा और ये लावा बना, इसके बीच में जो भी प्रोसेस हुई, यानी मैग्मा था उसका हाई टेम्परेचर था, उस पर प्रेशर बढ़ा और वो ऊपर की तरफ निकला, उसमें से बहुत सारी गैसें निकली, हीलियम निकली, वाटर वेपोर हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, या फिर जो मैग्मा था यहाँ फंस गया। इन सब इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वोल्केनिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा लावा, मैग्मा और वोल्केनिज्म के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कासेस ऑफ वोल्केनो, यानी कि वोल्केनोज कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? एक तो हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किसका? हाई टेम्परेचर पृथ्वी की आंतरिक सतह का हाई टेम्परेचर। उसके बाद होता है क्या? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी किसकी? आंतरिक जो चट्टानें होती हैं, इंक्लूसिव रॉक्स जो होती हैं, उनकी हाई डेंसिटी। फिर होता है कन्वेक्शन करंट, और फिर होता है हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दबाव, उच्च दाब, जिसके कारण से वोल्केनोज उत्पन्न होते हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। किन किन कारणों से? इन कारणों से। कैसे? जैसे कि ये है हमारी इंक्लूसिव रॉक्स हैं, ठीक है, ये इंक्लूसिव रॉक्स हैं। यही चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारा है मैग्मा चैम्बर। क्या है ये? मैग्मा चैम्बर। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी जो होती है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, उनकी जो सघनता है, यानी कि घनत्व, यानी डेंसिटी जो मैंने लिख सकता है, इसको हिंदी में कहेंगे घनत्व, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि वो, और जो हमारी पृथ्वी का यानी भूगर्भ जो होता है, भाग होता है भूगर्भ, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, उसमें इतनी गर्मी होती है, इतनी उष्मा उत्पन्न होती है। आप सभी को पता होगा कि जो आंतरिक सतह है उसके अंदर पिघली हुई चट्टानें होती हैं। पिघली हुई चट्टानें कैसे होती हैं? चट्टानें अंदर की साइड कैसे पिघलती हैं? कैसे पिघलती हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। हमने पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। और अगर हीलियम का निर्माण होता है तो हीलियम अपने साथ क्या लेके आती है? एनर्जी। एनर्जी बढ़ेगी। अगर हीलियम का निर्माण होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और फिर अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर, यानी कि तापमान बढ़ेगा। और अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर बढ़ा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे दाब बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर लगेगा इससे। तो जो पिघली हुई चट्टानें थी, उन्होंने क्या किया? उनके अंदर क्या थी? हाइड्रोजन थी बहुत ज्यादा मात्रा में। उससे किसका निर्माण हुआ? हीलियम का। फिर इससे उष्मा पैदा हुई, और उष्मा अगर पैदा होगी बहुत ज्यादा मात्रा में तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। वैसे भी हमारा जो भूगर्भ होता है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसमें इतनी गर्मी होती है, जिससे क्या लगता है? प्रेशर लगता है, उच्च दाब लगता है। उच्च दाब की वजह से ही क्या होता है कि जो प्रेशर होता है कहाँ लगता है? वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में लगता है। प्रेशर कैसे लगता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो जैसे प्रेशर लगेगा, आंतरिक जो चट्टानें थी उनमें उष्मा पैदा हुई, उष्मा से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो दबाव लगेगा, और दाब लगेगी तो उससे क्या होगा? जो मैग्मा था, जो पिघली हुई चट्टानें थी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, और वो अपने आप ही जो आंतरिक सतह होती है इसके अंदर क्या करेंगी? दरार पैदा कर देंगी, और उस दरार के माध्यम से ही जो है मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा,
ठीक है। तो ऐसे विस्फोट होता है, ऐसे वोल्केनो का निर्माण होता है। वोल्केनोज कैसे उत्पन्न होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, तो हाई डेंसिटी की वजह से होते हैं, पिघली हुई चट्टानों की वजह से होते हैं, या हम कह सकते हैं कि भूगर्भ के अंदर जो इतनी गर्मी होती है उसकी वजह से उत्पन्न होती है। बहुत सारे कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं, हाई डेंसिटी हो गई एक तो चट्टानों की, या फिर जो भूगर्भ होता है उसकी गर्मी हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया, कन्वेंशन करंट हो गया, ये सब जो है क्या होते हैं, ये वोल्केनो के कारण, वोल्केनोज उत्पन्न होने के कारण होते हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं ये सब। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ लावा, यानी कि लावा कितने प्रकार का होता है। तो लावा कितने प्रकार का होता है, क्या आप लोगों को पता है, मैं बता देती हूँ। लावा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है एसिडिक लावा, यानी कि अम्लीय लावा। क्या होता है, एसिडिक लावा। कौन सा होता है, एसिडिक लावा। और दूसरा क्या होता है, बेसिक लावा। कौन सा, बेसिक लावा। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। दोनों में हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एसिडिक लावा होता है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अम्लीय और इसको बोलेंगे क्षारीय। इसको बोलेंगे अम्लीय और इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय। तो देखिए इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, सिलिका की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है रिस्पेक्ट ऑफ बेसिक लावा की, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा इसमें होती है 65% से 85, यानी 65 to 85% तक इसमें सिलिका की मात्रा होती है। अगर हम बेसिक लावा में देखेंगे तो इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है सॉरी भाई, 45 से लेकर कितनी होती है, 65 तक, 45 से 65 तक, और इसमें ज्यादा होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है लो। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और डेंसिटी अगर हाई है तो टेम्परेचर हमेशा ही लो होगा। अब इसका यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बेसिक लावा का टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया है ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अगर इसका टेम्परेचर हाई है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी लेस डेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं, लेस डेंसिटी, यानी कि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा, और ये क्या होगा, मोर लिक्विड। क्या होगा, ये मोर लिक्विड, बहुत ही तरल अवस्था में ये पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक लावा होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विस्फोटक होता है। क्या होता है, वो बहुत ज्यादा विस्फोटक होगा, ठीक है। और ये जो होता है बेसिक लावा यानी कि क्षारीय लावा, बहुत ही कम विस्फोटक होता है। क्यों, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। घी ले लो आप, घी जो किचन में यूज करते हो, ठीक है। तो घी जब होता है, घी को हम चम्मच से डालते हैं, फ्राई पैन में डालते हैं, ठीक है। अगर हम उसको डालते हैं, जो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी हाई होती है, डेंसिटी ज्यादा हाई नहीं होती, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जब आपने फ्राई पैन में डाला, फिर उसको गर्म किया, फिर जो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड हो जाता है। गर्म करने पे लिक्विड हो जाता है ना, हाँ हो जाता है, लेस डेंसिटी हो जाता है वो। लेकिन जब अगर उसको आपने फ्राई पैन में डाला था, उससे पहले क्या वो लिक्विड अवस्था में था, नहीं, इतनी लिक्विड अवस्था में वो नहीं था जितना कि वो फ्राई पैन में डालने के बाद हुआ है। अब उसको लगा लो आप, आपने घी डाला, आपने चम्मच से घी डाला, तो आप ऐसे डाल दिया, ठीक है। आपने जब उसको गर्म फ्राई पैन में डाला तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे फैल जाता है पूरा, है ना, पूरा फैल जाता है ना, लिक्विड होने के बाद तो पूरा फैलता है। तो ऐसा ही लावा के साथ भी होता है। मान लो ये लावा है, ठीक है, लावा है, यहाँ तक ये क्या है, ये यहाँ तक क्या है, इसकी डेंसिटी जो है हाई होती है, लेकिन तो बाहर की तरफ निकलता है। मान लो ये वाला बेसिक लावा की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि विस्फोटक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लिक्विड अवस्था में है, और अगर ये लिक्विड अवस्था में तो ऊपर की तरफ थोड़ी ना उठेगा। तो ये तो क्रस्ट है, मान लो ये क्रस्ट है, तो यहाँ से निकला ये ऐसे फैल जाएगा, सीधा सीधा पानी को गिराओ आप जमीन पे तो ऐसे खड़ा थोड़ी ना रहेगा, वो तो फैल जाएगा ना, क्योंकि लिक्विड होता है। तो ऐसे ही लावा के साथ भी हो, जो बेसिक लावा होता है वो ऐसे फैल जाता है, वो कोई भी विस्फोट नहीं करता है। लेकिन ये जो लावा होता है एसिडिक लावा, ये बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि ये अगर पृथ्वी की क्रस्ट है, ठीक है, ये अगर पृथ्वी की क्रस्ट है और यहाँ से लावा निकलता है, कहाँ से, आंतरिक सतह से, यानी मैग्मा चैम्बर से अगर लावा निकला तो सीधा ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर की साइड, ऐसे ऐसे जाएगा। ये एसिडिक लावा कैसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर बेसिक लावा की बात करें तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड फैल जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो एसिडिक लावा होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है, विस्फोट करता है, वो अचानक से भयंकर विस्फोट करता है, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, अपने साथ बहुत सारी गैसें लेके आता है, गैसों के बादल जैसे होते हैं, ऐश, लापिलिस, टेफ्रास, ठीक है, ये सब जो मटेरियल इससे बाहर निकलते हैं।
तो एसिडिक लावा इसलिए विस्फोटक होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। और ये नहीं होता है विस्फोटक, क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोर लिक्विड होता है, ये लेस डेंसिटी होता है, इसलिए ये जो है क्या नहीं होता, ये विस्फोटक नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ वोल्केनो की। देखो अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बेसिक लावा और एसिडिक लावा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। यानी वोल्केनोज कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम इसको दो आधारों पर पढ़ेंगे, दो आधारों पर हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। फिर अगर हम इसको देखेंगे सक्रियता के आधार पर, तो सक्रियता के आधार पर जो वोल्केनो होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि निष्क्रिय ज्वालामुखी, और फिर होता है हमारा विलुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो मतलब कंटिन्यू लगातार उससे जो है मटेरियल निकलते रहते हैं, लिक्विड, सॉलिड, या फिर हम कह सकते हैं कैसे गैस, गैसीय पदार्थ उससे निकलते रहते हैं कंटिन्यू लगातार, तो कभी भी रुकता नहीं है, उसको हम कहेंगे सक्रिय। जो कंटिन्यू जो है विस्फोट करता रहता है उसको हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो एक बार फटे, एक बार विस्फोट हुआ, उसके बाद जो है शांत हो जाते हैं कई वर्षों के लिए, लेकिन उनकी संभावना रहती है कि वो किसी भी टाइम विस्फोट कर सकते हैं, किसी भी टाइम जो है फट सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय ज्वालामुखी। सबसे इससे पहले मैं आपको ये बताना भूल गई कि सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे माउंट एटना। क्या? माउंट एटना। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बैरन आइसलैंड। बैरन आइसलैंड किसके एग्जांपल है? ये बैरन आइसलैंड, ये किसके एग्जांपल है? सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जांपल है। ठीक है, फिर अगर हम देखें निष्क्रिय ज्वालामुखी, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी में कौन सा आ जाएगा? निष्क्रिय ज्वालामुखी में आ जाएगा किलिमंजारो, तंजानिया। निष्क्रिय ज्वालामुखी में क्या होगा? किलिमंजारो, किलिमंजारो, तंजानिया। कौन सा आ जाएगा? किलिमंजारो, तंजानिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं? यानी ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत वर्षों से विलुप्त हो चुके हैं, जो शांत हो चुके हैं और इनके फटने की कोई भी संभावना नहीं होती है। यानी बहुत कई सालों पहले फटे थे और अब इनकी कोई भी संभावना नहीं है, ये बहुत ही शांत अवस्था में है, तो इनको हम कहेंगे क्या? इनको हम कहेंगे विलुप्त ज्वालामुखी। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? सक्रिय ज्वालामुखी दोबारा से बता देती हूँ। देखो सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनके अंदर से लगातार क्या है? गैस तथा लिक्विड, सॉलिड पदार्थ जो है लगातार निकलते रहते हैं, यानी कि जो सक्रिय अवस्था में है, लगातार जो है विस्फोट करते रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे कि माउंट एटना हो गया, बैरन आइसलैंड हो गया। और अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, संसार का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है हमारा किलायू। कौन सा है? किलायू, KILAUE। ठीक है, तो वर्ल्ड का अगर संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा किलायू। और अगर अदर पूछे जाए तो माउंट एटना, ये इसके बाद आते हैं, सबसे सक्रिय यही है। उसके बाद आएगा माउंट एटना, फिर बैरन आइसलैंड। फिर हमने निष्क्रिय ज्वालामुखी बात की, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो फट करके शांत हो जाते हैं, जिन्होंने विस्फोट किया फिर वो शांत हो गए कई वर्षों के लिए, लेकिन इनकी संभावना रहती है कि किसी भी टाइम जो है विस्फोट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा किलिमंजारो। ठीक है, कौन सा? किलिमंजारो। फिर हमारे आता है विलुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत वर्षों पहले जिन्होंने विस्फोट किया था, बहुत वर्षों पहले जो है फटे थे, तो उनको हम क्या कहेंगे? विलुप्त ज्वालामुखी। इनके अब फटने की कोई भी संभावना नहीं होती है, शांत अवस्था में है, तो इनको हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। तो ये जो ज्वालामुखी थे ये थे हमारे सक्रियता के आधार पर। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी रॉक्स थी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, वैसे ही ये भी होते हैं। कौन से? ज्वालामुखी, लेकिन ये लैंड फॉर्म्स के आधार पर होते हैं ना, संरचना के आधार पर। तो इंट्रूसिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंट्रूसिव लैंड फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंट्रूसिव लैंड फॉर्म को देखते हैं। इंट्रूसिव लैंड फॉर्म ये किसके आधार पर है? ये संरचना के आधार पर है। इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। तो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं? देखो ये है क्या?
ये पृथ्वी की क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, बिल्कुल वही है, सेम जो इंटीरियर रॉक्स होती है बिल्कुल वही है। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत सारी क्या है, इसमें चट्टाने हैं। क्या है, ये चट्टाने हैं, बहुत सारी चट्टाने होती है ना, आप सभी को पता होगा। जो पृथ्वी की आंतरिक सतह होती है उसमें क्या होते हैं, अस्थिनोपेयर में चट्टाने होती हैं। क्या होती हैं, चट्टाने। तो ये है चट्टाने, और फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये क्या आ जाएगा, ये मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, क्या है, ये मैग्मा चैम्बर, ये हमारा है मैग्मा चैम्बर। तो अब देखिए, आप बड़े ध्यान से सुनिए, लुक्स लाइक मेडिटेशन। तो मान लो ये मैग्मा है, मैग्मा क्या करता है, निकलता है, लेकिन यहाँ एक क्या होती है, मैग्मा के बिल्कुल पास में आपको एक संरचना मिलेगी, एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बैथोलिथ। यानी मैग्मा है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, इससे पहले जो बहुत सारी संरचनाएं बनाता है। तो एक ये जो संरचना होती है, एक इस टाइप की संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप की संरचना होती है, फिर और कैसी होती है, और ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी संरचना मिलती है ऐसी, बिल्कुल ऐसी पतली सी, अगर आपको मिलती है कोई संरचना ऐसी, कोई संरचना ऐसी मिलेगी आपको, यानी तरह तरह की। क्योंकि मान लो ये क्या है, ये चट्टाने हैं, तो चट्टानों के अंदर जितना स्पेस होगा तो उसी तरह से तो मैग्मा फैलेगा ना इनके अंदर। मान लो इसमें इस टाइप का क्या है, इस टाइप का क्या है, इसमें स्पेस है, तो ऐसे इसी टाइप में तो ये क्या है, मैग्मा है जो जम जाएगा अंदर, है ना, जम जाएगा ना। कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा यहाँ से निकलता है, मैग्मा चैम्बर से, तो ये मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जम जाता है, और जम जाता है तो विभिन्न अलग अलग तरह के क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कोई इनका एक नाम है, इनको नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं, मान लो अगर लावा है, मैग्मा है, वो इस तरह की संरचना बनाता है, इस तरह की क्या बनाता है, संरचना बनाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैथोलिथ। क्या कहेंगे, बैथोलिथ। ठीक है, अगर मैग्मा जम जाता है और वो इस तरह की शेप बनाता है, किस तरह की, कैसा होता है ये, मशरूम। हाँ, अगर मशरूम टाइप की अगर शेप बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैकोलिथ। क्या कहेंगे, लैकोलिथ। क्या कहेंगे इसको, इस तरह की मशरूम टाइप की जो शेप होगी उसको हम क्या कहेंगे, लैकोलिथ। फिर ये आप देख रहे हो ये वाली शेप, बाउल शेप। ठीक है, बाउल शेप, अगर इस तरह की कोई शेप है तो उसको हम कहेंगे लैपोलिथ। ये LACCOLITH है, लैकोलिथ, और इसको हम कहेंगे लैपोलिथ, LAPOLITH, यानी कि लैपोलिथ। और ये जो शेप थी इसको हम कहेंगे क्या, बैथोलिथ, यानी कि BATHOLITH, तो इसको कहेंगे बैथोलिथ। फिर ये क्या है, ये क्या है, ये है फेकोलिथ। क्या है ये, फेकोलिथ। क्या है ये, फेकोलिथ। ठीक है, फिर अगर संरचना इस तरह की है, यानी कि ऐसे शीट टाइप में है, तो इसको हम कहेंगे शीट। क्या कहेंगे इसको, शीट। और इसको हम कहेंगे सिल। अगर मैग्मा जमता है और इस तरह के अगर शेप बनाता है, इसको हम कहेंगे सिल। देखो बर्फ की जो सिल्ली होती है ऐसी होती है ना, हाँ, तो इसे याद रखना है कि जो बर्फ की सिल्ली की तरह की जो शेप होगी इसको हम कहेंगे सिल, और जो इससे थोड़ी पतली होगी इसको हम कहेंगे शीट। और इस तरह की अगर मैग्मा सीधा जम जाता है ऐसे चट्टान के यानी दीवार के रूप में ऐसे जम जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डाइक। क्या, DYKE, डाइक। तो इस संरचना को हम कहेंगे डाइक। देखो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर क्या, ज्वालामुखी के प्रकार। कितने प्रकार के होती है, 2 प्रकार की होती है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जब मैग्मा मतलब जो पृथ्वी के क्रस्ट है उस पर मतलब बाहर की तरफ ना फैलकर अंदर की तरफ जम जाता है, जो विभिन्न तरह के शेप्स बनाता है। इन शेप्स को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं, और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो इस तरह की जो शेप होती है इसको बैथोलिथ कहते हैं, जो मशरूम टाइप की जो शेप होगी उसको हम कहेंगे लैकोलिथ, और जो ये होगी बाउल टाइप की जो शेप होगी उसको हम कहेंगे लैपोलिथ, और ऐसे 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 स्नेक्स टाइप में जो होगी उसको हम कहेंगे फेकोलिथ।
अगर ऐसे है शीट टाइप में जो मतलब पतली होगी थोड़ी तो उसको हम कहेंगे शीट, और जो बर्फ के सिल्ले की तरह जो शेप होगी उसको हम कहेंगे सिल। इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि ये थोड़ी मोटी होती है और ये थोड़ी पतली होती है, ठीक है। फिर ये क्या है, अगर ऐसे दीवार के टाइप में अगर जो मैग्मा है वो जम जाता है तो उसको हम कहेंगे डाइक। तो ये थी हमारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। क्या थी? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सट्रूसिव की। तो यही मैं आपको बताऊंगी एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव तो अभी मैंने आपको बताया है कि अंदर की तरफ जब मैग्मा जमकर विभिन्न तरह की जो संरचनाएं बनाता है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो एक्सट्रूसिव क्या होंगी? जब मैग्मा अंदर की तरफ ना रहकर बाहर की तरफ फैल जाता है और विभिन्न तरह की क्या बनाता है? संरचनाएं बनाता है। यानी जो ठोस पदार्थ निकलते हैं या लिक्विड पदार्थ निकलते हैं या सॉलिड पदार्थ निकलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये वाले एग्जांपल हो जाएंगे इसके किसके? एक्सट्रूसिव की। यानी क्रस्ट के ऊपर आकर के जब मैग्मा विभिन्न तरह की संरचनाओं का निर्माण करता है तो उन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मान लो यहाँ फैल गया, यहाँ इस तरह की कोई संरचना बना दी, या फिर कोई इस टाइप में फैल गया, यहाँ गया या इस टाइप में फैल गया, तो इनको ही हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और ये क्या थी हमारी? ये सब क्या थी हमारी? ये थी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो आई थिंक कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा, और अगर ना समझ आया तो भाई कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। तो आप जो है क्लास को रिवाइज करते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।